नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी पुलिस भी गजब है, मुंह से ठाए ठाए निकाल कर लोगों को धमकाती थी। अब नए नए इंस्पेक्टर अवतरित हुए हैं। वो पीठ पे मशीन लगा के कहते हैं कि वो तुम बांग्लादेशी हो, ये मशीन बता रही है। पता नहीं ये मशीन कहाँ से पैदा हो गई, क्योंकि दुनिया भर में इस मशीन को अवार्ड देना चाहिए जो इन दरोगा जी के पास मिल गई। ज्ञानेश कुमार ऐसी ही फर्जी मशीनों से शायद चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि हर बार हर राज्य में इतना निर्लज प्रदर्शन कभी किसी चुनाव आयोग का रहा नहीं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि बंगाल में जाकर ये बार बार घुसपैठिए, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां घुसपैठिए शुरू हो जाता है, ये कब तक चलेगा। अभय दुबे जी ने बहुत शानदार बातचीत की है, आपको लेके चलता हूँ। पहले 4 PM यूपी सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप बहुत परेशान थे कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरने में बड़ी परेशानी आ रही थी SIR का, और तरह तरह की तकलीफों से जूझ के आपने फॉर्म भरा। लेकिन गाजियाबाद में आपका बॉर्डर जिला है, आप वहीं उसके पास भी रहते हैं। वहाँ के एक SHO हैं, शर्मा जी हैं, शायद पंडित जी होंगे। तो उनके पास एक मशीन है, उस मशीन को पीठ पे लगाओ तो वो बता देती है आप कहाँ के रहने वाले हो। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है। और उन्हें दरोगा जी आया और एक आदमी कहता मैं बिहार के, बोले घूमो जरा, पीठ पे मशीन लगाई और बोले कि मशीन बता रही है तुम बांग्लादेश के हो। तो ज्ञानेश कुमार जी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, अब तो ये बड़ा आसान रास्ता मिल गया कि ऐसी मशीनें मंगा लें। कहाँ फॉर्म भरना है, क्या भरना है, जितने पिछड़े दलित मुसलमान हैं सबके पीठ पे लगा दे, तुरंत मशीन बोलने लगी बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। तुरंत कह दे जाओ भैया बांग्लादेश। ऐसे ऐसे नमूनों के से जरिए SIR की तैयारी कराई जा रही है। मतलब कोई कान पे मशीन लगा दे रहा है, कोई पीठ पे मशीन लगा दे रहा है, कोई मौके बोल दे रहा है, और कोई फॉर्म ही फाड़ के फेंक दे रहा है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। कोई अपने मन से बाप का नाम, दादा का नाम भर दे रहा है। और लोग कह रहे हैं अगर ऊंची जाति की हो तो कोई समस्या नहीं, वोट नहीं कटेगा, लेकिन पिछड़े और दलित हो तो वोट कट जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलने लगी हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि अब अगले चुनाव में कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमने फॉर्म भरा, निर्वाचन कार्यालय से फोन आया कि बताइए 2003 में आपने कहाँ डाला था, बाबा जी का नाम बताइए आप अपने। हमने चलो बता दिया। अपनी पत्नी के बाबा का नाम बताइए। आदमी आजकल अपने बाबा के पिता का तो नाम नहीं जानता, पत्नी के बाबा का नाम हम कैसे बता दें। अब ये जो मशीन वाला खेल है, इसकी दुनिया के अलग अलग देशों में मजाक हो रही है। कई देशों में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग लिख रहे हैं कि भारत में एक ऐसी मशीन आ गई है, पीठ पे लगाती पता चल जाता है वो बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, बिहार के हो। इन नमूनों पे आप क्या कहेंगे? इन नमूनों से देश चलता है और इन नमूनों से क्या चुनाव आयोग चलता है? देखिए, आपकी बातों से भी मुझे मेरी चिंता और बढ़ गई है, और इससे पहले भी मैं काफी चिंतित था। मैं गाजियाबाद जिले का वासी हूं, और मुझे खबर मिली है कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ, इन 4 जिलों में, और खासतौर से इनके शहरी इलाकों में, सबसे ज्यादा जो वोट कटे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि ज्ञानेश कुमार जी के भेजे गए CEO ने वोट जो SIR की है उत्तर प्रदेश में, इनका नाम है नवदीप रेणुआ साहब ने जो घोषणाएं की हैं, उसके हिसाब से लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, कानपुर में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, मेरठ में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। इन 4 जगहों पे सबसे ज्यादा वोट कटे। लखनऊ में आप रहते हैं, आप समझ जाइए, होश में आ जाइए। गाजियाबाद में मैं रहता हूं, मुझे लगता है मुझे भी समझ जाना चाहिए। मेरे कई मित्र मेरठ में रहते हैं, उन सबकी आफत है। अच्छा, जब यहाँ पर BLA बूथ लेवल ऑफिसर आया था, BLO आया था यहाँ पे, एक BLO था और एक BLO थी, एक महिला थी, एक पुरुष थी, हमारे अपार्टमेंट में आए थे। उस वक्त उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी। उन्होंने हम लोगों की पीठ पर रख के चेक नहीं किया कि हमारी नागरिकता क्या है। अच्छा, इसके बावजूद मुझे काफी डर है कि कहीं मेरा वोट काट तो नहीं दिया गया है। इतनी मेहनत से और मैंने दिक्कतें उठाकर, उन्होंने हमें एक वीडियो दिया था, उस वीडियो को भी हमने देखा, उससे सीखा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसके बावजूद मुझे वोट कटने का डर है। और अभी तो चेकिंग की वो ऐसी स्टेज आई नहीं है जब हम चेक कर सकें कि हमारा नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी ने जहां जहां SIR कराई है, बिहार में SIR पूरी हो चुकी है। बिहार में अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है कि वहां कोई बांग्लादेशी मिला है कि नहीं मिला है। वो हाँ भी नहीं कहते और ना भी नहीं कहते। उन्होंने अभी कहीं से भी कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है।
जहां तक रोहिंग्या घुसपैठियों का मिलने का सवाल है, रोहिंग्या घुसपैठियों की तो सीमा ना पश्चिम बंगाल से मिलती है और ना ही बिहार से मिलती है, बर्मा की सीमा तो इन प्रदेशों से मिलती ही नहीं, तो वहां रोहिंग्या आ नहीं सकते, तो रोहिंग्या वहां मिल नहीं सकते। तो अगर घुसपैठिया का मतलब वहां पे यही हो गया कि वो बांग्लादेशी होगा। अच्छा, दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली में एक सीमापुरी नाम की एक 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 झुग्गी झोपड़ी इलाका है सीमापुरी का, ये 80 के दशक से है। जब जब वो 75 का बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तब से बहुत सारे बांग्लादेशी आकर सीमापुरी में बस गए थे और वो वहां पे जमे हुए हैं, वो बांग्लादेशियों का ही इलाका माना जाता है पूरा का पूरा। तो वो बांग्लादेशी दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने में मौजूद हैं। अब पता नहीं किसको बांग्लादेशी कहा जाएगा, चूंकि वो ज्ञानेश कुमार जी और उनके जितने सीईओ हैं, वो बांग्लादेशियों की शिनाख्त कर पाने में अक्षम है, तब इसीलिए शायद ये इस मशीन को मंगाया गया होगा विदेश से इंपोर्ट करके। जिस तरीके से स्पाईवेयर पेगासस इंपोर्ट किया गया था इजराइल से, उसी तरीके से इस मशीन को भी इंपोर्ट करके मंगाया गया होगा और ये चुनाव अधिकारियों को देने की बजाय थानेदारों को दिया गया है। इस खबर ये आपसे मतलब जो है खबर से मतलब ये निकलता है कि अब पुलिस वाले भी एसआईआर करने में और नागरिकता चेक करने में चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं, या चुनाव आयोग ने पुलिस के थानेदारों को या कांस्टेबलों को और हवलदारों को क्या स्पेशल बीएलओ बना दिया है, क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मशीनें थानेदारों को ही दी गई हैं क्या, या जो गैर पुलिस वाले हैं उनको भी मशीनें दी गई हैं? मुझे लगता है इसी एसएचओ के पास होगी, इसी एसएचओ के पास होगी, कहीं से झूमते जानते निकाल लाया वो अपने थैले में से कि मशीन आ गई मेरे पास। तो कुछ भी कर इसका सकते हैं लोग। अगर हम लोग गंभीरता से लें इस बात को, इसको एक चुटकुला ना समझें, एक लतीफा ना समझें, तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि चुनाव आयोग बांग्लादेशियों की खोज करने में और घुसपैठियों की खोज करने में अभी तक नाकाम रहा है, हो सकता है आगे कामयाब हो जाए, अभी तक नाकाम रहा है, इसलिए अब ये जिम्मेदारी पुलिस वालों को दे दी गई है और पुलिस वाले अपने तरीके से अपना काम तो कर ना पाते पुलिस वाले, बांग्लादेशी क्या ढूंढेंगे, अपना जो रोज का काम है वो तो कर नहीं पाते। अब भारतीय पुलिस की क्षमताओं पे आप संदेह मत कीजिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमताओं में बिल्कुल संदेह मत कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ अभय जी, बहुत बड़े मैं व्यंगकार थे हिंदी के झूठ हरिशंकर परसाई, बहुत बड़े व्यंगकार थे हिंदी के हरिशंकर परसाई, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा व्यंगकार हिंदी में कोई नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी थी जो अमर हो गई, भारत की हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ, उसके ऊपर नाटक खेले गए हैं। उस कहानी का शीर्षक था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी हैं उसमें। तो चांद सरकार इस बात से परेशान है कि वहां की पुलिस जो है बड़ी मुस्तैद नहीं है, कर्मठ नहीं है और जरा उसे अपराधों की जांच पड़ताल करने की तमीज नहीं है उसको। तो भारत सरकार से चांद सरकार अनुरोध करती है कि आप अपने यहाँ का एक अच्छा पुलिस वाला भेजिए जो हमारी पुलिस को ट्रेंड कर सके। भारत सरकार इंस्पेक्टर मातादीन को भेजती है वहां पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद से यान आता है, उसमें बैठ के जाते हैं वहां पे और वहां पे जो चांद की पुलिस है उसको प्रशिक्षित करते हैं उसमें। वो कहानी है उसके अंदर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमताओं को अगर कम करके आंकेंगे तो आप एक ऐतिहासिक गलती करेंगे। वो लोग न केवल अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह कर रहे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे होते तो योगी जी कैसे ये दावा करते कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। एक मुख्यमंत्री तकरीबन 8 साल तो पूरे हो ही गए हैं, 8 साल से मुतवातिर ये दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है और आप उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमताओं पर शक कर रहे हैं। आपकी और योगी जी के दावे में जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर्विरोध है। नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। आप वापस लीजिए इसको। नहीं, मैं वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं भूल गया था कि यूपी पुलिस इतनी बहादुर है कि एनकाउंटर पे अगर गोली नहीं हो तो मुंह से वो ठाए ठाए करने लगती है, ठाए बदमाश उसी से जाते हैं कि मुंह से ठाए निकल गया। तो ऐसी काबिल पुलिस के लिए कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है। तो मैं शब्द वापस लेता हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब सही हैं, वो पुलिस में क्षमतावान है जिसने पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद कर रखा है, पूरी तरह दुरुस्त कर रखा है। तो ऐसी पुलिस अगर लोगों की नागरिकता पता लगाने के काम में जुट जाए और एक पूरी मशीन का ही आविष्कार कर ले
या पुलिस विभाग ने विशेष रूप से कहीं से बुला के तमाम जो थाना अध्यक्ष हैं, SHO, स्टेशन ऑफिसर्स हैं, उनको उन्होंने वो मशीन दे रखी हो, जैसे ही व्यक्ति आता हो उसकी पीठ पे लगाते हो और वहां से उस पर प्रकट हो जाता हो कि ये कहाँ के हैं, ये चीन के रहने वाले हैं कि अमेरिका के वासी हैं कि बांग्लादेश के हैं, कहाँ के हैं कि भूटान के हैं, उससे पता लग जाता होगा। तो ये तो सब मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल ठीक बात है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो इंदौर में सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, दूषित पानी से 7-8 लोग मर गए। अनुराग वारी पत्रकार को सैल्यूट करना चाहूंगा कि पत्रकारों को ऐसे ही होना चाहिए। एनडीटीवी के पत्रकार हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बदतमीजी करी, बदतमीजी की हद दर्जे की बदतमीजी करी। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता का घमंड आ गया है। उनको लगता है कि हम हर एक से बदतमीजी कर सकते हैं, चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो। लेकिन अनुराग जैसे पत्रकार अब बहादुर बचे हैं। पलट के कैलाश विजयवर्गीय को वो रेल बनाया कि बेटा तुम अप्रत्यक्ष भाव ये था कि तुम्हारा बेटा बल्ला किसी को मारता होगा, तुम गुंडई किसी को कर सकते, लेकिन पत्रकार से नहीं कर सकते। तो वो पूरे देश में जब वायरल हुआ ये चीजें, कैलाश विजयवर्गीय की हवा खराब हो गई और उन्हें माफी मांगनी पड़ी कि भाई मेरे से कुछ शब्द निकल गए हो तो खेद है। लेकिन उससे पहले भी वो एक बड़ा गंदा सा बयान दे चुके हैं नहीं, वो गर्लफ्रेंड और महिलाओं के लिए, बड़े बड़े बेहुदे बयान। कैलाश विजयवर्गीय अशिष्टता के लिए और स्त्री विरोधी वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सिपाही में इसलिए कह रहा हूं कि उनको एक बार, पिछली बार बंगाल में उसके लिए 2022 के चुनाव में बंगाल में उन्हें इंचार्ज बना के भेजा गया था कैलाश विजयवर्गीय को। वो लगातार घोषणा किया करते थे कि ममता बनर्जी को बुरी तरीके से परास्त कर देंगे। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं। इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण राज्यों में उन्हें इंचार्ज बना के भेजा जाता है और अभी आजकल यहाँ पे मंत्री हैं और ये हैसियत प्राप्त करने के लिए उन्हें कई बार महिलाओं के बारे में अशिष्ट वक्तव्य देने पड़े होंगे, क्योंकि भाजपा में जब तक कोई ऐसा नहीं करता है उसको ब्राउनी पॉइंट नहीं मिलते, उसकी तरक्की नहीं होती। जब तक वो जुबान का ढीला ना हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल, हालात तो यही है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितने अशिष्ट होंगे, जितनी बदतमीजी करेंगे, नंबर उतने बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का अनुराग ने परिचय दिया, मंत्री जी को दौड़ाया और तमीज से बात करिए कि घंटा आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश के अलग अलग कोने से उस आदमी को बधाई दे रही है। चैनल को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारा रिपोर्टर इतना बहादुर है। लेकिन राहुल कंवल जब से आए तब से एनडीटीवी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। वो यशवंत भड़ास वाले यशवंत हैं, उनने ट्वीट किया है कि वो अपना ही ट्वीट डिलीट कर दिया एनडीटीवी ने, जो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ किया था। यानी उनके रिपोर्टर की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और राहुल कंवल ने संपादक होते और मैं संपादक होता तो मैं लंबा चौड़ा ट्वीट करता कि मंत्री आपकी हैसियत कैसी हुई कि आपने हमारे रिपोर्टर को कर दिया। लेकिन अडानी के चैनल पे और राहुल कंवल जैसे एडिटर बैठा बैठा रहे हैं, अपने ही पत्रकार को शाबाशी देने की जगह ट्वीट ही डिलीट करा दे रहे हैं। ऐसे संपादक क्या सब जगह ऐसे संपादक आते हैं? बहुत पुराने, बहुत लंबे अरसे से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट्स देखते रहे हैं और वो मेरे ख्याल से जो एक अच्छा टीवी पत्रकार होना चाहिए, निश्चित रूप से उनमें से एक हैं। और बड़ी साफ आवाज में और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने कई रिपोर्टें की हैं, हम लोगों ने सुनी है उनकी, और काफी भरोसे के पत्रकार हैं। और मैंने खुद भी वो क्लिप देखा है, जिस तरीके से उन्होंने जब कैलाश विजयवर्गीय ने बदतमीजी दी तो पलट के उन्होंने जो जवाब दिया आक्रामक अंदाज में, एक ललकारा उन्होंने एक मंत्री को, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और एनडीटीवी की तो, अगर एनडीटीवी वास्तव में चाहता है कि उसका स्तर बढ़े, उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो, वो एक बिल्कुल सरकारी किस्म का टीवी बनकर न रह जाए, तो उसे इस प्रकरण में पूरी तरीके से अनुराग द्वारी का साथ देना चाहिए। ये आजकल वो, अच्छा टीवी की बात चल रही है तो आजकल अर्नब गोस्वामी की चर्चा बड़ी चल रही है। अर्नब गोस्वामी की क्रांति की चर्चा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये क्रांति के बीज ये अचानक कैसे पैदा हुए अर्नब गोस्वामी के अंदर? क्या इसमें 2-3 थियरी हैं। मैंने बातचीत भी की है इन लोगों से, तो 2-3 थियरी भी हैं इसके अंदर। एक थियरी तो ये है कि आज तक में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने में एक आध जगह मिली हैं, है कि नहीं? जो गोदी मीडिया है, अचानक लोगों को लगने लगा है कि गोदी मीडिया में कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट है,
सुगुगाहट कह रहा हूं, सुगुगाहट का मतलब है मरमरिंग, मतलब बिल्कुल बहुत ही हल्की हल्की आहट है कहीं, उसको ध्यान से कान लगा के सुनना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जो है, सबसे मुखर अभिव्यक्ति अर्णब गोस्वामी में हो रही है। लेकिन अर्णब गोस्वामी के अलावा भी आपको, अर्णब गोस्वामी तो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, बुलंद आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन और भी जगह आपको इस प्रकार की आहट सुनाई पड़ेगी। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से हर एक के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। अर्णब गोस्वामी का कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है जो हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा, हम लोग अगर उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वो अप्रामाणिक होगी, मतलब वो कयासबाजी, इन सब के बारे में चर्चा होगी। अर्णब गोस्वामी कैसे भी हो, आखिरकार हैं तो वो पत्रकार ही है, हम ही लोगों की बिरादरी के हैं। आज पाले के उस तरफ काफी दिनों तक खड़े रहे, अब वो पाले के इस तरफ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम लोग क्यों उनको दोबारा पाले की उस तरफ धकेलें। तो मेरा मानना यह है कि एक 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 करीबन पिछले 5-6 महीने से गोदी मीडिया को ये लगने लगा है कि उसकी अलोकप्रियता काफी बढ़ रही है, गोदी मीडिया की, और उसकी टीआरपी वगैरह का भी उसको काफी नुकसान हो रहा है। और उनका जो बिजनेस मॉडल है, पहले भी फ्लॉप था, पहले भी ये लोग सब सब्सिडी, बड़ी बड़ी पूंजी की सब्सिडी के आधार पर ही चल रहे थे, कोई बहुत चैनल की बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं दिखाई पड़ता था कहीं भी। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। तो उस लोग और सोशल मीडिया उसके मुकाबले लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है, और सारी दुनिया के पैमाने पे भी जो मीडिया विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सोशल मीडिया अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। वो इस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके रेवेन्यू की, इसकी आमदनी के एक हिस्से को सोशल मीडिया खा रहा है। तो इस प्रकार की बातें भी हैं। तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत पलटी मारना, सरकार की ज्यादा कुछ आलोचना करने लगना, ये सब प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जा रही है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको संतुलित पत्रकारिता करने की आदत तो है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर वो सरकार की चाटुकारिता नहीं करना चाहता है, सरकार की गोदी में नहीं बैठना चाहता है, तो वो अचानक संतुलित पत्रकारिता करने लगे, यानी सरकार की भी बात कहे, विपक्ष की भी बात कहे, दोनों की बात कहे, और उसमें नीरक्षीर विवेक करे कि किसकी बात बेहतर है, उसके हिसाब से उसका समर्थन या विरोध करे। इसके लिए चाहिए बहुत खास तरह की योग्यता, एक खास तरह का अभ्यास, खास तरह का पत्रकारिता का इतिहास, खास तरह की परंपराएं, खास तरह की आचरण संहिता। भाई पत्रकार एक तकनीक भी तो है, पत्रकारिता एक तकनीक भी तो है, इसको सीखना पड़ता है। सारे देश में कितने पत्रकार होंगे, उंगलियों से गिनिए आप। 1.5 अरब की आबादी में कुल कितने पत्रकार होंगे, छोटे बड़े हर तरह के आप देखें तो बहुत कम संख्या निकलेगी उनकी पत्रकारों की। तो ऐसा थोड़ी ना कि पत्रकार करोड़ों की संख्या में होंगे देश में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पत्रकार होने के लिए कुछ खास तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, और उस प्रशिक्षण के मुताबिक ही आप पत्रकारिता करते हैं। तो संतुलित पत्रकारिता करने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए, निर्भीक पत्रकारिता करने के लिए आपको जिस प्रकार की योग्यता, क्षमता और अभ्यास होना चाहिए, वो गोदी मीडिया के एंकरों के पास उपलब्ध नहीं है। अभी तक वो सरकार की चाटुकारिता करते थे, अब अगर सरकार के विरोध में अगर वो चाटुकारिता करना बंद करेंगे तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग सरकार के बहुत विरोध में चले जाएं, क्योंकि उनको वो कर नहीं पाएंगे, उनके पास वो क्षमता नहीं है। अब अर्णब एक वक्त में ऐसे पत्रकार रूप में जाने जाते थे जो बिल्कुल हर चीज में सरकार का समर्थन करते थे और विपक्ष के पीछे डंडा लेके पड़े रहते थे। अब वो हर चीज में सरकार का विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि वो इतने मुखर स्वर में सरकार का विरोध कर रहे हैं कि हमारे और आपके जैसे लोग जब उनके प्रोग्राम पर नजर डालते हैं तो हम लोगों को थोड़ा ताज्जुब भी होता है उसमें, भाई हम हमारे साथ प्रतियोगिता करने में उतर आए। तो एक तो ये स्थिति है कि इन लोगों का बिजनेस मॉडल गड़बड़ा रहा था, इनकी अलोकप्रियता बढ़ रही थी, इनकी टीआरपी नष्ट हो रही थी, और लग रहा था कि ऐसे जहाज थोड़ा डूबने की तरफ है। तो उस जहाज को संभालने के लिए भी शायद ये युक्ति अपनानी पड़ी होगी। एक तो ये कारण है। दूसरे, हर चैनल के अपने कारण हो सकते हैं, उनके मालिकों के, उनके जो स्टार एंकर्स हैं उनके अपने हो सकते हैं। दूसरे, अर्णब के चैनल की एक और विशेषता है, अर्णब खुद उसके मालिक हैं, ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे के चैनल में नौकरी कर रहे हैं वो। तो दूसरे के चैनल में नौकरी कर रहे हैं तो उसकी पूंजी का क्या हो रहा है वो अपने देखेगा। तो यहां तो अर्णब को खुद उसका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है, उसका घाटा मुनाफा भी देखना पड़ता है। तो ये सब बातें उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ व्यक्तिगत कारण है, वो पीएमओ के अंदर
जिन लोगों की ऊपर हम लोगों ने भी उंगली उठाई थी, उनसे कहीं उनके कुछ संबंध वगैरह होंगे। तो इन बातों के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये बातें भी कही जा रही हैं कि वो सब मामला फंस गया है, वो उनका निकल नहीं रहा है, इसलिए वो नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी नाराजगी व्यक्त इस तरह करके आप उस बात को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसलिए ठीक मुझे बात है। पहली उधर बात ही अधिक तर्कपूर्ण लगती है। उधर घुसपैठियों की तलाश करते करते अमित शाह जी बंगाल चले गए हैं। आपने आपने एक शब्द बड़ा बढ़िया कहते हैं कि बांग्लादेश, ये जो शरणार्थी होते हैं, ये या जिनको कहें कि घुसपैठिए होते हैं, ये चुनावी पर्यटक होते हैं। हाँ। जिस राज्य में चुनाव होता है, ये चुनावी पर्यटक वही घुसपैठिए वहां पहुंच जाते हैं। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं लगने दी, वरना तो हम घुसपैठ नहीं होने देते। तो ममता बनर्जी ने अगर फेंसिंग नहीं लगने दी, रोका, तो क्या भारत सरकार को खत लिखना चाहिए, या कोई राज्य सीमा से मिला हुआ है किसी दूसरे देश की, वो बॉर्डर पे कुछ काम नहीं करने देगा, केंद्र शांत बैठे रहेगा, राज्य के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। ये क्या बचकानी बात है कि था बॉर्डर पे हम काम कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं होने दिया। कल को ममता बनर्जी कहती नहीं सबको खोल दो बॉर्डर, तो ये खोल देते क्या? ये इससे ज्यादा बचकाना बयान और क्या हो सकता है? नहीं, ये बयान न केवल बचकाना है, बल्कि ये बयान इस धारणा पर भी आधारित है कि हमारे और आपके जैसे लोग मूर्ख हैं। हम लोग उसके बयान का पोल पट्टी नहीं पढ़ पाएंगे और जनता भी नहीं समझ पाएगी। अमित शाह जो से थमाएंगे, लोग उसको हंस के थाम लेंगे। हम लोग सब थमाई हुई बुद्धि पर निर्भर रहते हो। अमित शाह जी को टीएमसी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने से पहले बताना चाहिए कि जिन प्रदेशों की सीमाएं उन सीमाओं से मिलती हैं जहां से घुसपैठी आ सकते हैं, उनमें असम है कि नहीं, उनमें उत्तर प्रदेश है कि नहीं, उनमें बिहार है कि नहीं। तो फिर क्या इन जो तथाकथित डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, तो क्या इन सरकारों ने वहां फेंसिंग, सीमा पर बाड़ाबंदी कर दी है पूरी तरह? भाई, क्या हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने असम में कंप्लीट बाड़ाबंदी कर दी है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंप्लीट बाड़ाबंदी कर दी है? क्या बिहार ने बाड़ाबंदी करने के सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं? और इन प्रदेशों में सरकारें तो आज से नहीं है, बहुत लंबे अरसे से इन्हीं की हैं, बीजेपी वालों की। तो टीएमसी पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी उन्हें झांक के देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने जवाब भी दे दिया है। ममता बनर्जी ने तमाम जगहों का वर्णन किया है अपने भाषण में, जो बताया कि हमने वहां जमीन दी है, हमने वहां जमीन दी है, हमने वहां तीन चार उन्होंने नाम बताए, उन सब जगहों पर हमने जमीन दे दी है उनको। अब आप बाड़ाबंदी कीजिए और उसके बाद घुसपैठियों को पकड़िए, उनकी शिनाख्त कीजिए। अच्छा, मोदी जी की रणनीति क्या सरकार का होगी? दायित्व है, सरकार की भूमिका तो इसमें आनुषंगिक है। सरकार की बांग्लादेश में भूमिका पूरा है। अबे जी, बांग्लादेश का नाम ले लेके बंगाल में लोगों को परेशान किया गया, और दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, किसी को भी देख के बांग्लादेशी है कह के मानना पीटना शुरू कर दिया गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की खबर आ रही है। आप तो हिंदुओं के हितैषी हैं, वहां पे इतनी बेरहमी से 2-3 हिंदू मार दिए गए, उस पर चर्चा सरकार कहाँ कर रही है? सरकार क्यों नहीं खत लिख रही है कि बांग्लादेश, जिसको भारत ने ही बनाया था, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया था, वहाँ हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। मोहन भागवत भी कह चुके हैं भाई वहाँ सरकार को चिंता करना चाहिए, लेकिन सरकार के मंचों से ही भागवत जी केवल भाषणों से चिंता करेंगे। अभी तक तो सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई की नहीं कि जब वहाँ बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित महसूस करें। तो क्या भागवत की बात मोदी सुनते नहीं है? कारण क्या है? देखिए, ये मसला ये है कि भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के सामने जो जालिमाना व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार उसको रोक पाने में पूरी तरह अक्षम है, क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को इस सरकार के साथ ये सरकार टकराव में चली गई है। ये सरकार तो शेख हसीना के समर्थकों की सरकार है, शेख हसीना के पैरोकारों की सरकार है। उस नेता की समर्थक सरकार है, जिस नेता पर वहां प्रतिबंध लगा हुआ है, जिस नेता को फांसी की सजा वहां दी जा चुकी है, इसकी पार्टी भी प्रतिबंध लगा हुआ है वहां पर। यहां तक कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पे शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। शेख हसीना मौजूद नहीं है, अपनी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में वो अभियुक्त बनी हुई है वहां पर। उन्होंने जो रैपिड एक्शन बटालियन बनाई थी शेख हसीना ने, उस रैपिड एक्शन बटालियन के 11 अफसरों पे जो ब्रिगेडियर जनरल से और लेफ्टिनेंट कर्नल के पदों पे हैं, वो सब वहां कटघरे में खड़े हुए हैं।
सबको गिरफ्तार किया जा चुका है, वहां पे ये हालत है। और उस मोदी सरकार उनको यहाँ पे पनाह दिए हुए है। लुटियंस जोन में एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी बंगले में शेख हसीना रह रही हैं। लोग देख सकते हैं कि लोधी गार्डन में वो एनएसजी कमांडो के घेरे में सवेरे टहलती भी हैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, और जब चाहती हैं तब इंटरनेट के जरिए अपनी पार्टी जिसका वहां प्रतिबंधित है उसके किसी कार्यक्रम को संबोधित भी करती हैं। कभी कभी यहाँ से बयान भी जारी करती हैं। इस बात पे मोहम्मद यूनुस भारत सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो भारत सरकार तभी कुछ कर सकती है जब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से उसके संबंध अच्छे हों। जब उसके संबंध ही अच्छे नहीं है तो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। केवल उन घटनाओं का यहाँ पर मुसलमान विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए, हिंदुओं में प्रतिक्रिया कराने के लिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सड़कों पर नाच गा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक बात। हाँ, इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अलावा यही उनकी राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की। थैंक यू सर। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।